हाय गाइस। आज जो है हम आप लोगों को कल जो होने वाला एग्ज़ाम है, कल जो आपका ऑप्शनल पेपर है, ये ज्योग्राफी का आज हम जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो है आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ज़रूरी है। आज देख के बताइएगा कि कल जो है, कल का जो ज्योग्राफी का जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें से कितना मिला, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका इसी से आने वाला है। आप जो एकदम बिल्कुल अंत टाइम में इसको जरूर एक बार नहीं 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और भी जो मैं वीडियो बनाया हूँ, 4 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप ज्योग्राफी में उसका भी देख लीजिएगा। सब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और सभी जो चारों वीडियो है सब इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखिए और जरूर कमेंट कीजिए कि जो हमने आपको जो मॉडल दिया है या बताया है, इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर मिला, कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो बिना देर करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए देखिए ये सारे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। आज मैं जब एग्जाम ले रहा था तो मैं देखा। और एक बात मैं और बता दूं कि सारे जो ऑप्शनल पेपर तीनों आपके हैं, ये तीनों का जो है एक ही ओएमआर सीट में जो है आपका मतलब रहेगा। एक ही ओएमआर सीट में जो है 40 प्रश्न आपका, 40 नहीं 120 प्रश्न आपका एक ही ओएमआर सीट में रहेगा। आपको क्या रखना है, कैसे करना आप जान रहे हैं। आज का एग्जाम आप दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि कल का एग्जाम जो है आज के एग्जाम से बहुत बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कहता है भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ये देखिए, कहता है जनक या पिता, ध्यान रखना है। ये कहा जाता है कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं गाइस, भूगोल का जनक या पिता अरस्तु को नहीं कहते हैं, इरोटस्थानीज को कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी। हु इज कॉल्ड इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थानीज। ये जो है एक ग्रीस का भूगोलवेत्ता था। कभी कभी लोग हम्बोल्ट लिख देता है, लेकिन हम्बोल्ट इसलिए नहीं होगा, वो आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है उसको, आधुनिक भूगोल का। लेकिन यदि कोई पूछ दे कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा आपका बी, इरेटोस्थानीज। जल्दी जल्दी आज हम लोग कर रहे हैं। अगला जो है हाँ, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी स्थलाकृति है। स्थलाकृति का मतलब जो है कौन सी ऐसी बनावट है जो नदी के द्वारा बनता है, नदी के बहने से कौन सी ऐसी आकृति बनती है, उसको आपको बताना है। तो इसमें क्या कहता है, हिमोड, यानी दूसरा कहता है बरखान, तीसरा कहता है गोखुर झील, चौथा कहता है कंदरा। तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर गाइस, हो जाएगा सी, गोखुर झील। देखिए हिमोड जो होता है वो जहां पे ग्लेशियर होते हैं, जहां पे बर्फ की नदियां बहती है, तो सीधे सीधे जो बर्फ जहां पे जमता है वो जब बहता है तो बड़े बड़े जो है उसका समझिए कि चट्टान, मतलब बर्फ का चट्टान जो है उसमें बहता है। तो इसमें जो है सो उस तरह का आकृति निर्माण नहीं होता है। बरखान जो होता है एक्चुअली जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ये हवा के द्वारा निर्मित आकृति है। गोखुर झील जो है ऑक्सबो जिसको कहते हैं, ऑक्सबो लेक होता है, वो नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है। कंदरा जो होता है खास करके समुद्र का तटीय किनारा जो होता है, जहां पे उसका जो लहर होता है, जो उसका तरंग जो होता है, वेव होता है, जब टकराता है तो वहां पे कंदरा का निर्माण होता है। सो गाइज, यदि इसका पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गोखुर झील। अगला कहता है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ध्यान रखना है, कहता है सहायक नहीं है। तो किस चीज में सहायक नहीं है, कि कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में, यानी जो वायुमंडल का निर्माण उससे नहीं होता है। तो कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसमें जो है जिससे वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। तो गाइस देखो यहां कहता है सौर पवन, सौर पवन जो है इसमें से होगा, इसमें ये होगा। यहां को क्वेश्चन किया नहीं है, ये होगा। गैस उत्सर्जन भी होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होगा। यहां पे गाइस आंसर हो जाएगा आपका सी, ये नहीं होगा। इसका कोई मतलब नहीं है आपका वायुमंडल के निर्माण में, इसका कोई संबंध नहीं वायुमंडल के निर्माण से।
अगला क्वेश्चन है गाइस, कहता है कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है। तो सबसे पहले गाइस आपको समझना पड़ेगा कास्ट प्रदेश क्या होता है। कास्ट प्रदेश जहां पे आपका चूना का पत्थर पाया जाता है, जिस क्षेत्र में जिस रीजन में चूना का पत्थर पाया जाता है उन क्षेत्रों को बोला जाता है कास्ट प्रदेश। अब जो है ये चूने का जो पत्थर होता है या चूना जो पाया जाता है वो भूमि के अंदर पाया जाता है, यानी भूमिगत अंदर पाया जाता है। तो वहां पे कहता है कि भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है। तो कौन सी क्रिया जो होता है कास्ट प्रदेशों के भूमि के अंदर, जिससे जो होता है कौन सी क्रिया ज्यादा होता है। कहता है अपरदन होता है ए में, बी में कह रहा है अपवाहन होता है, सी में कहता है अपघर्षण होता है और डी में कहता है घूलन होता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरदन की क्रिया। भूमि के अंदर जो है कास्ट रीजन में जहां पे चूने का पत्थर पाया जाता है वहां पे जो है जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा जो है, कहता है भूमिगत जल के द्वारा, उसके द्वारा क्या होता है कि धीरे 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 जो है वहां का चूना पत्थर जो है जल में मिल करके क्या हो जाता है, बहता है। तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे इरोजन के द्वारा होता है। गाइस अगला देखते हैं हम लोग कहता है तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। तारों के निर्माण के बारे में पूछ रहा है, न कि जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है। ब्रह्मांड के बारे में नहीं पूछ रहा है। ब्रह्मांड में जैसे जो तारे होते हैं, तारों जैसे एक तारा जो है हमारा सूर्य है, तो आप जानते हैं गाइस कि सूर्य का निर्माण जो है कितना साल पहले हुआ। उसी तरह से हमारे सौर मंडल में सूर्य प्रमुख है, उसी तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। तो तारों का निर्माण जो है कितना अरब वर्ष पूर्व हुआ, ये पूछ रहा है। तारों का निर्माण जो है कितना अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी हाउ मेनी बिलियंस ईयर अगो वेयर द स्टार्स फॉर्म्ड। तो कितना साल, कहता है 1 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, कि 5 अरब वर्ष पूर्व, कि 8 अरब वर्ष पूर्व। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 अरब वर्ष पूर्व, यानी 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व जो है तारों का निर्माण होना शुरू हुआ था। और पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था, वो जो बता रहा जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा तारों का निर्माण कितना हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट क्लास का जो है उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट क्लास कंज्यूमर, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहते हैं, सबसे पहले ही समझना पड़ेगा आपको। उपभोक्ता क्या होता है कि जैसे एक होता उत्पादक, दूसरा होता उपभोक्ता। उपभोक्ता, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं ये चीज। ये समझिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को खाने वाला जो होता है, जैसे मान के चलिए जो जीव जो है सिर्फ जो है पेड़ पौधों पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, दूसरे जीवों पे डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे मान के चलिए गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो जीव हैं, जो शाकाहारी जीव हैं गाइस, ये सब सारे जो है इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बकरी हो गया, बकरी क्या खाती है, घास खाती है। फिर बकरी को खाने वाला कोई दूसरा जीव होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे भेड़िया हो गया, क्या हो गया, ये भेड़िया हो गया, ये भेड़िया हो गया, ये इसको खाता है। तो ध्यान दीजिए पहला खाने वाला क्या हो गया, ये फर्स्ट क्लास का हो गया। ये यदि भेड़िया पूछेगा या तो शेर पूछेगा, वो सब सेकेंड क्लास के उपभोक्ता होंगे। सो गाइस आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास में क्या आया है, बकरी आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। न कि शेर होगा, चीता होगा, तेंदुआ, ये सब जो है सेकेंड क्लास का उपभोक्ता है। अगला कहता है पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, और मतलब जो है उसका कोर जो पार्ट है, उस जगह पे कोर जो है उसका पृथ्वी का किस चीज से बना हुआ है। तो गाइज आपको इसको जानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग। हाँ, ये ध्यान देना है। कहता है कि पृथ्वी हम लोग देखते हैं बनाते हैं, सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है गाइस, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसका केंद्र है, क्रोड है।
अब इसको हम काटते हैं, काट के देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पतला परत है, ऊपर वाला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। परपट्टी, भूपरपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं। ये दूसरा जो परत है, इसकी देखिए, इसकी मोटाई जो है समझिए कि 30 से लेकर के आपका 100 किलोमीटर तक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, इसको बोला जाता है मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोला जाता है मेंटल। और यहाँ 100 से लेकर के ये यहाँ 2900 तक, मेंटल की जो मोटाई है 2900 किलोमीटर तक है। ये आपको याद रखना है गाइस। उसके बाद देखिए इधर, ये जो है दो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं इनर कोर बोलते हैं, आंतरिक क्रोड बोला जाता है इसको, आंतरिक क्रोड। और ये जो है बाह्य क्रोड है। ये क्या है? ये बाह्य क्रोड है। ध्यान दीजिए, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना बताए? 2900 किलोमीटर है। उसके बाद यहां से लेकर, प्रपट्टी से लेकर के यहां तक जो है 5100 किलोमीटर है। यानी जो है भूप्रपट्टी से लेकर के बाह्य क्रोड यहां तक का जो बात है, यहां तक का जो बात है, ये बाह्य क्रोड की दूरी जो है 5100 किलोमीटर। और यहां से यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये दूरी जो है, यदि यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं तो 6371 किलोमीटर है गाइस। अब ये पूछता है कि बताइए ये पार्ट जो है इसका क्रोड, ये किस चीज से बना हुआ है? तो ध्यान रखना है गाइस, इससे ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैं पिछला वीडियो में बताया था, ये नीफे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नीफे, यानी निकेल और आयरन से, निकेल और फेरम से। तो देखना पड़ेगा आपकी भाई कहां पे इसका जो दिया हुआ है, कहता सिलिक देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका ये निकेल एवं लोहा से। किससे बना हुआ है? निकेल एवं लोहा से। आंतरिक परत की बात कर रहा है। अगला कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष, कौन सा क्षेत्र जो है विश्व का जहां सबसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? कहता है विषुवतीय वर्षा वन जीवों में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वन जीवों में, भूमध्य सागरीय जीवों में। ध्यान दीजिए, आपको यह समझना है। ये देखिए, ये पृथ्वी अपनी है, इसका जो है इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा जो है ये, या इसको विषुवत रेखा भी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें थोड़ा ये नजदीक है, दूरी कम है, जिसके चलते बहुत ज्यादा मतलब लाइट यहाँ प्राप्त होता है, ज्यादा ज्यादा धूप प्राप्त होता है। और धूप के चलते जो है ये जो क्षेत्र होता है ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा मतलब हॉट रीजन होता है। और जिसके चलते जो है क्या होता है, समुद्र का पानी जो है गर्म होकर के क्या होता है, ऊपर उठता है और फिर पानी पड़ता है। और जब इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सालों भर पानी पड़ता है, इसीलिए इस क्षेत्र में जो है ये विषुवतीय वर्षा वन जीवों जो है में ही क्या होता है, ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, लंबे लंबे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। पिछला वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ये चेंज है। अगला गाइस आप देखिए हाँ, ये कहता है दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिमाण है? दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिमाण है? यानी जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो आप लोग को ये जानते हैं कि जो दक्कन ट्रैप जो बना हुआ है, मतलब भारत का सबसे पुराना क्षेत्र वो है। सबसे पुराने क्षेत्रों में यदि मतलब गिनती किया जाता है तो किसको गिना जाता है? आपका दक्कन ट्रैप को। और ये जो है काले मिट्टी से बना है। तो ये काला मिट्टी जो है आया कहां से? तो वही जो पिछला मैं बताया था क्वेश्चन, जो लावा का उद्गार हुआ, तो लावा उद्गार से जो लावा प्रवाह हुआ, तो लावा के प्रवाह से, किससे? लावा के प्रवाह से, यानी उसके बहने से, प्रवाह से, लावा के बहने से किसका निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये नहीं, सील्ड नहीं होगा, ये मिस्र नहीं होगा, उसके बाद कुंड नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? कहता है भारत का, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भाई देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार भारत का।
तो ये आपका मैप बन गया भारत का, जरा सा गौर कीजिए, ये मैप हम बना रहे हैं भारत का। गाइज ये हो गया भारत का मैप। अब ध्यान दीजिए, देशांतर जो होता है क्या होता है, आप भारत का ये क्या है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। देशांतर कहता है भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। देखिए इधर जो पृथ्वी पर, हम लोग सिंपल सा भी इसको विस्तार से नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी जो होता है कि पृथ्वी पर जो है नॉर्थ पोल से, किसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। तो भारत से भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो जो यहां शुरुआत होता है, देखिए ये इस पॉइंट का बात कर रहा है, ये हो गया देशांतर, और इधर देखिए ये देशांतर की बात कर रहा है, ये देशांतर कहता है यहां से लेकर के यहां तक का जो है देशांतरीय विस्तार हम लोग बोलेंगे, यहां से लेकर के यहां। अब गाइस इसको देखिए आप, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट है, ये ध्यान रखना है। तो अंतर कितना है, तो यदि हम लोग अंतर निकालेंगे 97 डिग्री 25 मिनट में जो है 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो लगभग 29.5 डिग्री आएगा या 29 डिग्री आएगा। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कि लगभग 20 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं है, कहता लगभग 30 डिग्री, ये नहीं है, कितना डिग्री आएगा यहां से यदि घटा देखेंगे तो लगभग कितना आएगा, 30 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं, कितना आएगा 30 डिग्री। सो हम लोग देखते हैं कहां 30 डिग्री लिखा हुआ है, देखिए देखिए यहां का लगभग 40 डिग्री, लगभग 50 डिग्री। यहां देखिए यहां पे बी में लिखा हुआ है लगभग 30 डिग्री। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। लगभग कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, हाँ अगला प्रश्न है, कहता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है कि पूरा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो परपटी जो है प्लेटों से बना हुआ है और 10 मुख्य प्लेट है। लेकिन यह बोला कि भाई प्लेट से बना हुआ है तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये कहता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कहता है मॉर्गन ने किया, मैकेंजी ने किया, पार्कर ने किया, कि इनमें से सभी। ये सभी भूगोलवेत्ता हैं, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, ये तीनों जो है भूगोलवेत्ता हैं। तो ये तीनों मिल करके, कौन, मॉर्गन भी, मैकेंजी भी, पार्कर भी, ये तीनों, कहता है इनमें से सभी, यानी ये सभी, इसका आंसर गाइज होगा ये, यानी मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ये 1967 1967 ईस्वी, याद रखिएगा, ये 1967 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि प्लेट, ये इस सिद्धांत को दिया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मॉर्गन, मैकेंजी और मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, ये तीनों मिलकर के 1967 ईस्वी में। ध्यान दीजिए भारत में एक बार जो भूकंप आया था 1967 में भी आया था, ये 1967 में कोयना में भूकंप आया था। ये बहुत भयानक भूकंप आया था 1967 में। इससे पहले लोगों को मानना था कि भारत का जो दक्कन ट्रैप है, ये जो दक्कन का जो पठार है, इसमें भूकंप जल्दी आता ही नहीं है, लेकिन वहां भूकंप आया था 1967 में। बाद में जो 1967 ईस्वी में मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, ये तीनों मिलकर के जो है सोचे आखिर भाई भूकंप आया कैसे। तो इन्होंने ही जो है एक सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम था, प्लेट टेक्टोनिक, या तो फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कहता प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की, अब क्या है भारत की भाई मुख्य भूमि, हम लोग को देखना पड़ेगा कि भारत की मुख्य भूमि किसको बोलेंगे। तो आप देखिए ये भारत का मैप हम बना देते हैं,
छोटा सा झट से मैप बनाते हैं। ये भारत का मैप है। तो कहता है, क्या कहता है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण, यानी यहां से यहां की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, ध्यान देना है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। यदि कोई पूछेगा, ये जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल इसका नाम है, इसका क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। और यहां जो है इसका जो है क्या नाम है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यहां पे इसका नाम है कन्याकुमारी, याद रखिएगा कन्याकुमारी। तो इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से इंदिरा पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है? तो गाइस इसका आंसर कहता है कि 3214 किलोमीटर, 3540 किलोमीटर, ये नहीं है, 2510, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। यानी जो है यहां इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, तो 3214 किलोमीटर। गाइस आपको याद रखना है। उसी तरह यदि पूछ दे, इसी पर एक क्वेश्चन दूसरा पूछ देगा कि बताइए कि पश्चिम से पूरब की चौड़ाई कितनी है भारत का, यदि यहां से यहां के पूछ दे इस तरह से, यानी पश्चिम से लेकर के पूरब की चौड़ाई, तो गाइस इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा 2933 किलोमीटर। ये गाइस इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि पूछेगा कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, यानी सर क्रीक से लेकर के वलुंगा तक का जो दूरी कितना है, तो 2933 किलोमीटर। गाइस अगला हम लोग देखते हैं, 13 क्वेश्चन कहता है संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? संवहन, हु गेव द कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन क्या है या संवहन धारा क्या है? आप जरा सा गौर कीजिएगा। कभी आप पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म कैसे होता है? क्या होता है कि जैसे चूल्हे के ऊपर या गैस स्टोव के ऊपर जो है आप कोई तसला में या कोई बर्तन है उसमें आपने पानी गर्म करना शुरू किया। जब पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जब स्टोव जलाते हैं तो उसका नीचे का भाग गर्म होता है, और जब गर्म हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है। फिर ऊपर का ठंडा भाग क्या होता है, नीचे बैठता है। फिर जब स्टोव जलते रहता है वो गर्म हुआ, फिर वो ऊपर हुआ। उसी तरह से ऊपर जो ठंडा है फिर नीचे जाएगा। इस तरह से पूरा क्या होता है, वो गर्म होता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संवहन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। तो कहता है कि ये संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा आर्थर होम्स। आंसर क्या हो जाएगा, ये आर्थर होम्स हो जाएगा। अगला गाइस देखिए, कहता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गाइस ये पूछता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है आपको जानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात करता है तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, यमुना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। घाघरा नहीं होगा, सोन नहीं होगा, ध्यान दीजिए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए इसमें कहां ये नदियां हैं। यदि आप देख लीजिए, इस पर आधारित यदि कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लीजिए ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से जो है एक हिमनद है जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से निकलती है ये और इस तरह से आकर के ऐसे होती है, इधर मिल जाती है, चली जाती है। ये गंगा है, क्या है ये आपका, गंगा नदी है। अब यहीं से बगल से इधर से ये यमुना निकलती है और वाराणसी में जाके इससे मिलती है, ठीक है। ये यमुना नदी है, क्या है ये, यमुना नदी है। तो ये सबसे इसकी सहायक नदी है। बाद बाकी अरावली रेंज से इधर चंबल निकलती है, इधर बेतवा निकलती है, ये चंबल है, बेतवा है। इधर से जो है आपका घाघरा निकलती है, उसके बाद कोसी निकलती है, तीस्ता निकलती है, और सब इस नदी में मिलती है। तो ये मेन रिवर आपका क्या हो गया, गंगा हो गया, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी क्या हो गया, यमुना हो गया। तो आपको गाइस याद रखना पड़ेगा, यमुना होगा। कहता निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? गौन प्लेट का मतलब छोटा प्लेट जिसका कम वैल्यू है। वैल्यू तो वैसे सबका है, कोई भी ऐसा प्लेट नहीं जिसका वैल्यू नहीं है,
लेकिन ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, गौन कर देते हैं। क्या कहता है, छोटा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर प्लेट, तो कहता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा 5 जो महासागर, उसमें सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और प्रशांत महासागर भी सबसे बड़ा मतलब समुद्र है, ओशियन है। उसी तरह कहता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं होगा, इसका आंसर गाइस हो जाएगा डी, अरेबियन प्लेट। ये छोटा प्लेट है, माइनर प्लेट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनदमुख, ये देखिए क्या कहता है ज्वारनदमुख। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ज्वारनदमुख किसको कहते हैं भाई, क्या है ज्वारनदमुख। तो क्या होता है कि कुछ जो छोटी छोटी नदियां जो होती है अपने साथ जो है ज्यादा मात्रा में मतलब मिट्टी को बहा के समुद्र तक नहीं ले जा पाती। छोटी नदी है तो ज्यादा मात्रा में उसमें सिल्ट नहीं बहता है, मिट्टी नहीं बहता है, या तो फिर कठोर चट्टान से जब गुजरती है तो चट्टान को काट के बहाना इतना इजी नहीं होता है। तो वो सारी नदियां जो छोटी छोटी नदियां हैं, खास करके भारत की जितनी भी नदियां ये इस अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर। ये आपका अरब सागर हो गया, ये देखिए ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, देखिए ये हो गया आपका हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। ये ध्यान दीजिए, तो जितनी भी अरब सागर में जो भी नदी, चाहे आपका ये आपका नर्मदा नदी हो या तापी नदी हो, और इधर भी छोटी छोटी माही वगैरह नदियां जो है इधर से गिरती है, ये पश्चिमी घाट से निकल करके, तो ये सारी नदियां जो अरब सागर में गिरती है वो ज्वार नद एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख यानी जो आपका सागर में जो होता है या समुद्र से जो आपका ज्वार आता है, ये डायरेक्ट इसमें जाकर के मिलती है, तो यहाँ पे डेल्टा वगैरह का निर्माण नहीं होता है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कौन सी नदी जो है डेल्टा के स्थान पर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा। आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई भी नदी नहीं है जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ये सारी नदियां यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, सब डेल्टा का निर्माण करती है, जितनी भी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला गाइस देखिए आप, कहता है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे हार्ड सब्सटेंस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। देखिए यहां पे कहता है कैल्साइट कह रहा है, कहता है फेल्डस्पर कहता है, क्वार्ट्ज कहता है, और कहता है कोरंडम। इसमें से जो पूछ रहा है, यदि कोई पूछे कि निम्न में से, ये निम्न में से पूछ रहा है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है। लेकिन यदि पूछेगा कि धरती पर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आपका आंसर यहां पे ये नहीं दिया हुआ है। उसका आंसर गाइस होगा हीरा। आप लोग जानते हैं कि हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ में से है, लेकिन इसमें जो चारों में दिया हुआ है कैल्साइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज और कोरंडम, में सबसे जो है हार्डेस्ट गाइस का ये हो जाएगा आपका, ये कोरंडम सबसे हार्डेस्ट है। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणी स्थान पूछ रहा है कि कौन सा जगह जो है भारत का जो है सबसे सबसे दक्षिणी स्थान है। तो भारत के मैप में सबसे दक्षिण का जगह कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम जो जगह है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए यहां पे मैं बना देता हूं मैप, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ये देखिए ये इलाका इधर इधर, ये ध्यान, ये आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। ये भारत का यदि मुख्य भूमि पूछ देता, आपका क्वेश्चन क्या रहता, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है पूछ रहा है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे रहता कि निम्न में से कौन सा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो इसका आंसर गाइस हो जाता है यहाँ कन्याकुमारी। लेकिन आप देखिए इससे भी दक्षिण में, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है, सॉरी ये वेस्ट साइड है, और ये क्या है, ईस्ट साइड है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे जो है दक्षिणतम, जो सबसे दक्षिण में है, तो क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है। तो इसमें यदि इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है तो आंसर वो हो जाएगा। देखिए आपका ये क्या है,
ये इंदिरा पॉइंट गाइस हो जाएगा इसका। ठीक है, कहता 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऊंचा जलप्रपात क्या होता है कि जब नदियां पठार से या तो ऊंचे भाग से नीचे की ओर गिरती है तो क्या बनता है, जलप्रपात। देखिए ध्यान दीजिए, नदी इधर से बह रही है और नीचे गिर रही है इस तरह से, तो ऐसा ही जो आकृति बनता है, जो नदी गिर रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि पूछ देगा, कभी कभी पूछता है, बताइए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसी में से झारखंड का। देखिए ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि पूछ देता तो होता बूढ़ा घाट, लेकिन यहां पूछा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। गाइस यहां पूछा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो देखिए ये जलप्रपात जो है जोग या तो गरसोपा नाम चेंज कर दिया गया है, जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस राज्य में है, कभी कभी पूछ देगा, बताइए किस राज्य में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये किस राज्य में है, कर्नाटक में। कहां पे है ये, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस आप, कहता है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। अब देखिए जाड़े के दिन में, वैसे तो आप झारखंड के हैं या तो उत्तर भारत के हैं, तो वहां पे जाड़े के दिन में बहुत कम ही वर्षा होती है। और वर्षा होती है तो पिछले वीडियो में बताए हैं कि जाड़े के मौसम में झारखंड या उत्तर भारत में जो वर्षा होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होता है। लेकिन जाड़े के दिन में यदि दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्रा का कोस्ट हो गया, तो वहां वर्षा जो है किसके कारण से होता है। देखिए यहाँ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र कहां पे है। तो देखिए इसमें फिर समझ आते हैं हम आपको, ये गौर कीजिए, देखिए ये भारत का मैप है, ये देखिए ये आपका जो रीजन है, यहां से देखिए ये तमिलनाडु है, ये क्या है, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। अब देखिए इसमें जो है कहता है जाड़े के दिन में जो वर्षा होता है तो किसके चलते होता है वर्षा जाड़े के दिन में, कहता उत्तर पूर्वी मानसून के चलते, या तो फिर कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते, पश्चिमी विक्षोभ के चलते। इसको जो बताया कि जाड़े के दिन में जो उत्तर भारत में होता है वर्षा इसके चलते होता है, कहता है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होता है कि उस समय जाड़े के दिनों में जो होता है कि जब भारत के या तो पूरा विषुवत रेखा के उत्तरी साइड में जो है क्या होता है, जब ठंडा पड़ता है उस समय पूरे पृथ्वी के दक्षिणी साइड जो होता है वहां पूरा गर्म होता है, और वहां पे गर्म होने के चलते जो होता है दक्षिण साइड में वो निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है। उस समय हवाएं जो है देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू होती है, इस तरह से चलना शुरू होती है, इधर से ये देखिए। अब देखिए क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से जो ये हवाएं हैं नमी लेती है और जाकर के जो है ये तमिलनाडु रीजन में इधर क्या करती है, वर्षा करवाती है। इस जो पवन का हम लोग क्या नाम देंगे, किधर से चल रहा है, जिस तरफ से पवन चलता है, जिस दिशा से चलता है उसी के हिसाब से उसका हम नाम देते हैं, जिसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी। देखिए ये जो है ये नॉर्थ साइड है और पूरब साइड से, नॉर्थ पूरब साइड से, यानी ये नॉर्थ ईस्ट साइड है ये, और इधर से जब हवा चलती है तो इसी के चलते क्या होता है, वर्षा होता है। तो गाइस इसका सो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है। कपास की जो खेती होती है किस मिट्टी में सबसे बेहतर खेती होती है इसका, तो कहता है लाल रंग की मिट्टी में, पीली रंग की मिट्टी में, काली रंग की मिट्टी के, लेटेराइट रंग की मिट्टी में। तो कपास के लिए मैं पहले बता चुका हूं, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी गाइस जो है ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी का निर्माण जो होता है किससे होता है, तो लावा प्रवाह से होता है। किससे होता है, लावा प्रवाह से। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि काली मिट्टी का निर्माण जो होता है किससे होता है, लावा प्रवाह से हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। अब सिंधु नदी जो है कहां से निकलती है और कैसे बहते हुए कहां गिरती है, ध्यान दीजिए। ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो देखिए मानसरोवर झील जो है, यहाँ पे देखिए एक मानसरोवर झील है। यहाँ पे लोग जो है भारत के बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं, कहां पे, मानसरोवर जाते हैं। ठीक है, अब वही कहता है मानसरोवर के जगह से यहां से निकलती है नदी और निकल के इधर से देखिए इधर आती है, और यहाँ पे कौन सागर है, अरब सागर है। ये पाकिस्तान होते हुए किधर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। इसमें कहीं अरब सागर दिया हुआ है, तो देखिए आंसर में दिया हुआ है बी, अरब सागर। तो सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, अरब सागर। आगे देखते हैं हम लोग।
कहता है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए, कहता है चंदन, टीक, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीक बोला जाता है, या तो फिर सॉरी टीक नहीं बोलते हैं उसको, सागवान को टीक बोलते हैं। चंदन सैंडलवुड का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, सैंडलवुड। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। कहता है, क्या कहता है, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन या कांटेदार वन। तो चंदन का वृक्ष जो है किन वनों में पाया जाता है। तो ये चंदन का वन जो है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्णपाती वनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पर्णपाती वनों में पाया जाता है। अगला जो है, हाँ, कहता है हाँ, अब देखिए इधर, कहता है उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क गर्म पवन कहलाती है। शुष्क, उत्तर भारत में जो पवन चलती है, हम लोग उत्तर भारत में ही रहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा से ऊपर पूरा उत्तर की ओर जो है, पूरा समझिए उत्तर भारत ही है। कहता है कि जो है उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली जो है शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर देख, लू का आप लोग नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, लू का नाम। सर ये नहीं निकल रहा है, ये अब देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखिए क्या कहता है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, लू कहलाती है। चिनूक जो है, चिनूक जो है आपका उत्तर अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है। मिस्ट्रल जो है एक ठंडी पवन है, ये ठंडी पवन है, ये फ्रांस में चलती है। कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है। फॉन जो है आल्प्स पर्वत पर चलती है। कहाँ पे चलती है, आल्प्स पर्वत साइड, ये यूरोप में चलती है। कहाँ चलती है, यूरोप में। और ये कहाँ चलती है, फ्रांस में। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और चिन्हुक जो है नॉर्थ अमेरिका में चलती है। कहाँ पे चलती है, नॉर्थ अमेरिका में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है। कहता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। गाइस इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड देखिए कैसे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ये देखिए आपका भारत का मैप है। देखिए भारत का मैप है, कर्क रेखा जो है इधर से गुजरती है, ऐसे ऐसे। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाता है गुजरात। कहां से गुजरती है, पहला गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। यानी यदि कोई पूछे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसको एक ट्रिक भी है, हम लोग ये बोलते हैं मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, उसके पर से पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश और छ से हो गया छत्तीसगढ़। यदि हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़, यानी भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें से किससे, गुजरात से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला जो है, कहता है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। किस अक्षांश की बात कर रहा है, किस अक्षांश पर, तो कहता है विषुवत रेखा पर। ये आंसर नहीं होगा, विषुवत रेखा पर नहीं। कहता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये इसी पे गुजरता है, किस पे गुजरता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको हम लोग इस रेखा को हम लोग एक कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें 21 जून को क्या पड़ती है, सीधा पड़ती है
और उस समय जो है पूरा उत्तर भारत जो है गर्मी से तपते रहता है। अगला कहता है वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? यानी वायुमंडल के किस परत में जो है गाइस मौसम परिवर्तन होता है? तो पिछले वीडियो में मैं इसका आंसर दे चुका हूं, इसमें आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। पूरे वायुमंडल में 5 परत है, मैं बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार याद रखिए। देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। दूसरा हो गया ये समताप मंडल। क्या हो गया? समताप मंडल। अगला ये तीसरा जो हो गया इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। इसको बोलते हैं ताप मंडल। ताप मंडल। इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोला जाता है? बहिर्मंडल। तो जितने भी तरह के मौसमी घटनाएं होती है तो सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। गाइस इसको याद रखना है, आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला हम लोग देखते हैं, कहता वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में सारे गैसों का प्रतिशत में बताया था, इसमें नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है? ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका 78.8%। ये आंसर ये हो जाएगा। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? तो इसका गाइस आंसर हो जाएगा 78.8%। बाद बाकी यदि ऑक्सीजन का आएगा तो आप लिखिएगा ऑक्सीजन, यदि O2 की बात आता है तो आपको याद रखना है लगभग 21%। ठीक है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ जाएगा, CO2 की बात आ जाएगा तो लिखिएगा 0.03%। ये आपको याद रखना है। अगला आप देखते हैं, हाँ, कहता इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कहता ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ग्रीन हाउस गैस? तो कहता कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या ऑक्सीजन? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं, ऑक्सीजन। बाद बाकी सारे जो है ये सब है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहां देखना नहीं है, तो नहीं में आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा। अगला आप देखिए, कहता है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है। जैसे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के चलते जो है हवा जो है दाहिने तरफ मुड़ता है। इसको यही क्वेश्चन पूछ रहा था, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है, तो किसके कारण विक्षेपण होता है? तो तापमान के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, उष्मा के कारण होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका जो उत्तरी गोलार्ध में पवनों का जो विक्षेपण होता है, विक्षेपण मतलब मुड़ता है, वो किसके चलते होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में पवनों का जो है दाएं ओर जो विक्षेपण होता है वो किस नियम से होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरेल का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? फेरेल का नियम। एक फेरेल विद्वान था, फेरेल का नियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरेल का नियम के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? यानी महासागर का, समुद्रों का जो जल होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये किस कारण से होता है? तो आपको याद होगा ज्वार भाटा। किसके चलते? समुद्र के जल को जो है ऊपर चढ़ना क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, और नीचे उसका लेवल डाउन हो जाना क्या बोलते हैं? भाटा कहते हैं। तो इसमें देखिए ज्वार भाटा कहां लिखा हुआ है? तो आंसर का इसका हो जाएगा ज्वार हो जाएगा। ठीक है, धाराएं नहीं होगा, तरंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कहता है पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर जल गिरती है उसको क्या कहते हैं? तो वर्षा कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, वर्षा कहा जाता है। गाइस तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षण। ये वाष्पीकरण नहीं होगा, वायुमंडल तो होगा नहीं, जलवायु नहीं होगा। कहता महासागरों की औसत लवणता, यानी जो महासागर है उसकी लवणता, उसमें साल्ट की मात्रा जो है कितना प्रतिशत है? ये लवणता उसकी कितनी, औसत लवणता। तो ध्यान रखना है गाइस, जितने भी सागर हैं उसकी औसत लवणता कितना है? 35% है। कितना परसेंट है? 35% है। अगला जो है
हाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, यानी किसी भी स्थान के तापमान को, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है, वहां का जो टेम्परेचर बढ़ाता है घटाता है, कौन सा ऐसा चीज है? तो कहता है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। देखिए अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, समुद्र से दूरी भी है, ये सभी के चलते जो है किसी स्थान का तापमान जो होता है घटता है या तो बढ़ता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, समुद्र से दूरी भी है। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, खादर और बांगर क्या है? तो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी है। क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसमें दो प्रकार की मिट्टी होती है। एक होती है पुरानी मिट्टी, पुरानी जो मिट्टी होती है वो एकदम बिल्कुल अनुपजाऊ होती है, ज्यादा उपजाऊ उसमें नहीं होती है, उसमें कोई भी फसल को यदि आप लगाएंगे तो जल्दी उसका उत्पादन अच्छा से नहीं होगा। और दूसरा जो नया मिट्टी होता है, जो पहाड़ पर्वत से जो है मिट्टी लाया जाता है बहा करके, जो वो ज्यादा फर्टाइल होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा उपज होता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है निम्न में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर? तो सब जो है जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। ये जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होता है, उसमें दो होता है मिट्टी, एक खादर और एक बांगर। जो खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, नए जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। अगला गाइस, कहता है निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है? कहता है कि वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूछता है, कौन सा प्रोसेस है जिसके चलते जो है जल जो है द्रव से क्या बन जाता है? जल जो है, पानी जो है द्रव से किसमें बन जाता है? गैस से। तो वाष्पीकरण होगा। क्या होगा इसका आंसर गाइस? क्या होगा? वाष्पीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। कहता प्रकाश वर्ष किसका मापक है? कहता प्रकाश वर्ष किसका, क्या मापता है प्रकाश? तो पिछला वीडियो में बताए थे कि प्रकाश वर्ष जो होता है एक साल में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ये जो है कहता प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का मापक है। किसका मापक है? दूरी का। यानी एक साल में कोई प्रकाश कितना किलोमीटर चला या तो कितना मतलब दूर चला, उसी को, दूरी को मापने का जो इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला कहता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, इसमें से आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या है? कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स, कहता है निवारण। जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र में कोई आपदा आ गया, आपदा का मतलब मान के चलिए बाढ़ ही आ गया, तो उसमें कौन कौन सा कार्य करेंगे? तो उसको क्या देखेंगे? निवारण नहीं करेंगे, उसको पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। यदि मान के चलिए घर उर ढह गया है तो क्या करना है? उसको बनाना है, फिर से पुनर्निर्माण करना है। पुनर्वास, क्या जो लोग इधर उधर चले गए वैसे लोगों को बसाएंगे? नहीं, उसको बसाना पड़ेगा। यानी निवारण भी करेंगे, पुनर्निर्माण भी करेंगे, पुनर्वास भी करेंगे। कहता है इनमें से सभी। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला ध्यान दीजिए, कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का कहता है कि सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा, ध्यान दीजिए, कहता है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिए ये प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। और इसका एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, इसकी जो गहराई है 11,022 जो है मीटर है। कितना मीटर है? 11,022 मीटर है इसकी गहराई, 11,022, यानी 11 किलोमीटर की गहराई नीचे, यानी जो उसका समुद्र का तल है, ऊपर का सतह है, उससे 11 किलोमीटर नीचे उसका गहरा है मेरियाना गर्त की। तो क्या पूछ रहा है इसमें? कहता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर ये है। दूसरा कौन सा महासागर है? ये दूसरा बड़ा है। तीसरा कौन है? ये बड़ा महासागर है। चौथा कहता है नहीं, ये पांचवा बड़ा महासागर आर्कटिक, और चौथा जो है अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। कहता है सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, कहता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कि ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिए ये पृथ्वी है आपका,
तो ये जो रीजन होता है, ये सूर्य की किरणें मान के चलिए यहाँ से आती है, तो किस क्षेत्र में ज्यादा आएगा? इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ नजदीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। इस तरह से गाइस जो है ये 40 प्रश्न आपका जो है बिल्कुल क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपको ध्यान से मतलब इसको देखना है और आप कल बताइए जरूर कि इसमें से कितने प्रश्न, मैं पहले बता चुका हूं, 4 वीडियो और बनाया हूं, आप उसको देखिए। CWH जो है आर्ट्स में आप देखिए और आपको पता चलेगा कि इससे कितने प्रश्न मिल रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को यदि आप देखते हैं तो इसको अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।